Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 10th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के पार्ट 1 पर एमसीक्यूज देखा था, तो आज का हमारे पार्ट 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का, जिसमें जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम एमसीक्यूज के थ्रू उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में 3 to 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 24 अगस्त के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, 25 एमसीक्यूज पूछे जाता है फॉर 50 मार्क्स। तो इसीलिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हुए 100% पासिंग गारंटी, यानी हमारे ही कोर्स से आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, रिवीजन पीडीएफ, जिसमें आपको एसपीपीयू पेट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको जो सारे क्वेश्चंस है आपको इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, ये जो कंटेंट है हम आपको एक ही जगह सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सी चीज़ पढ़नी है ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इंटरनेट से देखते हो तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम आता है वहाँ से स्टडी करने में। तो हम आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा हम हमारे कंटेंट में आपको बताते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे ही कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं 100%। जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम आपके पेपर 2 के लिए आपका नोट्स और जो एमसीक्यूज है इसमें हम आपका फुल सिलेबस कवर करवाएंगे। और यहाँ पर पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर 2 के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है। सो हियर साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, सोशल बिलीव्स। सोशल बिलीव्स मीन सोसाइटी की बिलीव्स, वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है। सो हियर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ। सो यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो और ना ही इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से जो रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जहां पर आप लैब्स या रियल लाइफ के फैक्ट्स पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज। ओके, फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, उस चीजों को एनालाइज करते हो, जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, a research instrument giving inconsistent results has। so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं। सो हियर इनकंसिस्टेंट मीन्स
जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपका एक्चुअल वेट है 70, ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है 60, देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया, सो आपका आ रहा है 40, आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है 50। सो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे हैं, ओके। आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना, ओके, थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है, दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी, ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन ए, हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी मींस जहां पर आपको, आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा। सो आपने यहाँ पर मेजर किया, आपने 3 टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपका आया 55, 55 एंड 55 वेट। दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज highly reliable, okay. Then we have option B, high validity. High validity means आपका actual weight 70 है और आपने वेट किया weighing machine पर, so आपका भी वेट आ रहा है 70, means यहाँ पर आपका actual weight 70 था एंड आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 70, मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हमें जब मिलते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? सो यस, जब इनकंसिस्टेंट में रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A research problem is primarily chosen depending upon, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली किस फैक्टर्स पर चूज करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज उस रिसर्च में कितने मनी स्पेंड हो गया उस बेसिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज नहीं करते। यस, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, बट ये मेन फैक्टर नहीं होता है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर, ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर। सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स, जर्नल्स और पेपर्स में, ओके। सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते, जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करे और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करे, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन ए, इट्स रिलेवेंस। सो यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर रिलेवेंस मीन्स वो रिसर्च प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट, और यू कैन से कितनी यूजफुल और कितनी बेनिफिशियल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड डिसीज, ओके, कोविड-19 वायरस और यू कैन से कोविड डिसीज। सो कोविड डिसीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल था, दैट्स व्हाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस। सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है। सो हियर ऑप्शन ए, इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड डुएबल। सो यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके। सो यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च और दिस इज नोन एज replication, okay. So replication, it is the one of the most important characteristic of research, that's why here option A is correct. Then option B, it generates new questions or is cyclical in nature. So students remember this is known as cyclicality, okay. Cyclicality means जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को एक साइकिल में परफॉर्म करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर एंड होती है। सो आप जब भी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च
परफॉर्म करते हो, सो आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है। सो आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है, और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है। सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो। दिस इज नोन एज साइक्लिकलिटी। So yes, again here option B is the characteristic of good research. Then here option C, it is systematic. Yes, here option C is also correct. आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स आपको रिसर्च में और अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ना कि जिगजैग मैनर में परफॉर्म करते हैं। आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। सो यस, हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। So here validity, as you know, it is the characteristic in research, or external validity, it is the type of validity. Okay, so here what is external validity? So external validity क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया, ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं। ओके, सो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया, नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर। ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है, ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे, सो उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं। ओके, सो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से। ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन, external validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A, methods used in the study. No students, here option A is not the correct definition of external validity. Then option B, relation of research problem with researcher's personal life. Again, obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay, next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, इस क्वेश्चन में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember students, this is known as systematics. Okay, means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए। आपको जो भी आपके research में variables है आपको proper define करने चाहिए, और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। सो यस, हियर ऑप्शन ए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। देन हियर बी, empirically tested hypothesis. This is known as empirical. Okay, so students, here empirically tested hypothesis means आपको आपकी रिसर्च, आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए। That's why here option C is also a characteristic of scientific method. Then option C, linguistic justification of conclusions. So here linguistic means language. Okay, means आपको आपकी कंक्लूजन्स, आप जब भी आपके कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो तो आप आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे, मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. So here correct option is option D. Both A and B are the characteristics of the scientific method. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research topic. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है. So here option A, the topic is researchable.
सो यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक, जहाँ पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके, ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है, सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च में परफॉर्म कर सकते हो, ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो। ओके, दैट्स व्हाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन बी, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग। So yes, again here option B is also the characteristic of good research topic, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन 2 दिन का नहीं होता है, आपको 3 to 4 years आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है, आपके PhD प्रोग्राम में देना पड़ता है। इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए। देन हियर ऑप्शन सी, द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट। सो हियर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल। ओके, मीन्स आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ good research topic. So here option D is the right answer, because here all the 3 options are the feature of good research topic. Next question, a research finding is authentic if it's, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे। ओके, सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, वैलिड। वैलिड, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए, मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है। सो अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड। सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए। देन हियर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आपको आपकी रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च, ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए, रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को, और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए। ओके, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। देन हियर ऑप्शन सी, ओरिजिनल। सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग। सो आपकी रिसर्च, आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो, रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करे। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, all the above. Moving on to the next question. Dash validity assesses whether the test looks valid to the readers who read it. So students, here validity, it is the one of the characteristic in research. और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी, और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। सो दिस आर द टाइप्स इन वैलिडिटी। ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपीयरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस कर लेते हो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवन है आपको। ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा। सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है। ओके, तो जहां पर आप कोई मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, जिसके आप अपीयरेंस से ही आप गेस कर लेते हो। वेयर एज व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि ये एल्जिब्रा का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म्स है। ओके, सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एल्जिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है, दैट मीन्स यहाँ पर कंटेंट इनकरेक्ट है। सो जब कंटेंट इनकरेक्ट होगा दैट इज नोन एज कंटेंट वैलिडिटी। ओके, सो यस, आप ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसको आप देखते ही गेस करते हो और उसके अपीयरेंस से ही जानते हो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, that is known as face validity. So here option A is the right answer. Next question.
Which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है. सो हियर क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट. So let's look at option A, institutional affiliation of the author. So here affiliation means position. तो यहाँ पर रिसर्चर की पोजीशन से कि आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है. नो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. Then here option C, date of publication. Again here option C is incorrect because आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है. So that's why here date of publication is not the factor in credibility. That's why here option C is incorrect. Then option D, number of references. So yes, number of references means किसी रिसर्च ने अपने रिसर्च में 20 रेफरेंसेस लिया है और किसी ने 40 रेफरेंसेस लिया है. सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 रेफरेंसेस लिया है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, जिसने 20 लिया है उनकी रिसर्च पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो. नो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट द फैक्टर. अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. So here option B, whether a journal article is peer reviewed. So yes, it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में, सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट, कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है. सो हियर option B is the right answer, whether a journal article is peer reviewed. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.